Hello students, so today we will start our new topic of chapter 12 thermodynamics isothermal process. In my previous video lecture we have discussed about relationship between molar specific heat at constant pressure and molar specific heat at constant volume. तो आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। इसे बताने से पहले आपको कुछ डेली लाइफ एप्लीकेशंस जो आपने देखे होंगे इस प्रोसेस से रिलेटेड वो हैं, जैसे कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जैसे कि हम बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड की, लिक्विड अगर वहाँ पे वेपर्स में चेंज हो रहा है या फिर जो भी हमारे पास सॉलिड स्टेट है, फॉर एग्जांपल आइस अगर वाटर में चेंज हो रही है एंड वाटर अगर वेपर में चेंज हो रहा है, इट मीन्स वहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग प्रोसेस, इवापोरेशन प्रोसेस। तो ये जो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर या चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं किस प्रोसेस के हिसाब से, आइसोथर्मल प्रोसेस के हिसाब से। मतलब वहाँ पे जो चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है उस पर्टिकुलर लिक्विड का, सॉलिड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इनटू वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, जिसका मतलब क्या है, वो कैसा प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके अलावा सेकंड आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर भी इस प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है। अगर हम इंडस्ट्रियल यूज़ के हिसाब से देखें तो इंडस्ट्रियल में कार्नोट हीट इंजन भी यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस शो करता है। इसके अलावा आपके किचन में लगी हुई जो चिमनी है वो भी वहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस को फॉलो करती है कि ताकि वो उस पर्टिकुलर किचन का टेम्परेचर कांस्टेंट बना के रहे। तो अब यहाँ पे देख लीजिए आइसोथर्मल प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है। इसके बारे में पहले भी मैंने डिस्कस किया है इसके फर्स्ट वीडियो लेक्चर पे थर्मोडायनेमिक्स के। आइसो मीन्स सेम, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं थर्मल मीन्स हीट के बारे में बोला गया, इट मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर की बात करी गई है मेनली। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंज हो बट टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। इट मीन्स पीवी तो चेंज हो सकता है बट टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहे तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। और इसके आपको डेली लाइफ के एग्जाम्पल मैंने बता दिए थे कि आइसोथर्मल प्रोसेस की डेली लाइफ के एग्जाम्पल होते क्या हैं। नाउ बात आती है कि आइसोथर्मल प्रोसेस कब टेक प्लेस होता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन करनी पड़ती है या क्या क्या कंडीशन वहाँ पे फॉलो होनी चाहिए। तो पहली तो यहाँ पे कंडीशन है कि जिस भी पर्टिकुलर जो भी आपने मतलब गैस ले रखी है, उसमें आइडल गैस हो चाहे रियल गैस, जो भी आपने मतलब उस सिस्टम ले रखा है, तो उस सिलेंडर को कैसा होना चाहिए, द सिलेंडर शुड हैव कंडक्टिंग वॉल्स। जिस भी पर्टिकुलर सिस्टम को आपने, जैसे कि अगर आपने वहाँ पे सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर कोई भी गैस फिल की है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम के फॉर्म में, तो वहाँ पे जो भी आप सिलेंडर ले रहे हैं तो उस सिलेंडर की वॉल्स क्या होनी चाहिए, कंडक्टिंग होनी चाहिए, जिससे हीट एक्सचेंज टेक प्लेस हो, जिसको हम डायथर्मिक वॉल भी कहते हैं। डायथर्मिक बताई थी मैंने जब आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था। ओके तो सिलेंडर की जो वॉल्स होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग, ताकि वहाँ पे हीट एक्सचेंज हो पाए सिस्टम और सराउंडिंग के साथ। ओके जिससे टेम्परेचर क्या बना रहे, वहाँ पे कांस्टेंट बना रहे। सेकंड, जो भी उस सिलेंडर में गैस ले रखी है उस गैस को जब हम कंप्रेस करेंगे, ओके गैस शुड बी कंप्रेस्ड और एक्सपेंड वेरी स्लोली। अब आपको पता है कि जब भी वहाँ पे कोई प्रोसेस टेक प्लेस होता है तो या तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है या वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। मतलब या तो गैस मॉलिक्यूल्स वर्क डन परफॉर्म करेंगे या फिर हम गैस मॉलिक्यूल्स पे कोई वर्क डन करेंगे। तो जब भी हम उस गैस पे
को कंप्रेशन करेंगे या कंप्रेस करेंगे या एक्सपेंड करेंगे, तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन जो होना चाहिए बहुत ही स्लोली होना चाहिए। तो इट मीन्स कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन शुड बी स्लोली एंड द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर शुड बी कंडक्टिंग नेचर, उनका नेचर क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग। तो ये दो कंडीशंस वहाँ पे फॉलो होनी चाहिए जिसकी वजह से आइसोथर्मल प्रोसेस टेक प्लेस होगा। नाउ पहली हो गई यहाँ पे डेफिनेशन, सेकंड हो गई कंडीशंस। नाउ थर्ड आता है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, वो क्या होगी। तो हमने यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन ले रखी है फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए, जो कि आपको पता ही है सिंपल। अगर आइडियल गैस इक्वेशन देखी जाए तो क्या होती है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखी है PV = nRT, वेयर n इज द नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या लेना है गैस के, 1। सो PV = RT, वेयर R इज द गैस कॉन्स्टेंट। नाउ हमें पता है इस प्रोसेस में क्या चीज़ कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सो व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट देन द quantities present on right hand side gas constant and temperature is also constant। तो इट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम राइट हैंड साइड की क्वांटिटीज़ देखें तो दोनों की दोनों इनकी जो प्रोडक्ट होंगे वो भी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो इट मीन्स PV = यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। नाउ अगर हम बात कर रहे हैं कि ड्यूरिंग आइसोथर्मल चेंज, वहाँ पे प्रेशर एंड वॉल्यूम आपको पता ही है किसी भी सिस्टम का क्या होगा, चेंज होगा। तो मान के चल लीजिए P1 V1 आर इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ दैट गैस एंड P2 V2 आर देयर फाइनल वैल्यूज़। तो अगर हम यहाँ पे उस आइडियल उस पर्टिकुलर आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन लिखे तो कैसी लिखी जाएगी, P1 V1 = P2 V2। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इन इनिशियल स्टेज एंड फाइनल स्टेज, दोनों ही केस में दोनों के प्रोडक्ट क्या निकल के आएंगे, सेम निकल के आएंगे। सो P1 V1 = P2 V2, दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट इसमें आता है कि अगर मुझे यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस की फॉर्म में लिखना है तो वो इक्वेशन क्या बनेगी। तो आप सभी को पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन लिखते हैं dQ = du + PdV, where dQ is the heat supply to a system, du is the internal energy increase of system and PdV is the small work done, किसका, या फिर वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम। ओके, मेनली ये वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। नाउ यहाँ पे हमें पता है इस प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर है वो रिमेन्स कांस्टेंट है एंड आप सभी को पता है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किसके साथ रिलेट करती है, टेम्परेचर के साथ। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा उस पर्टिकुलर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। जब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो इट मीन्स देयर इज़ नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी टेक्स प्लेस। तो जब कोई इंटरनल एनर्जी का कोई चेंज ही नहीं होगा तो DU मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो DU यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो जब DU 0 हो जाएगा तो DQ = क्या आएगा, PdV। इट मीन्स जो भी हम उस सिस्टम में या उस गैस में हीट सप्लाइड करा रहे हैं वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, टोटल वर्क डन में कन्वर्ट हो जा रहा है। नाउ अब बात आती है वर्क डन भी दो टाइप के होते हैं, ये एक तो होता है एक्सपेंशन और दूसरा होता है इसमें कंप्रेशन। तो अगर हम किसी भी पर्टिकुलर गैस को आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रहे हैं तो एक्सपेंड करने की वजह से DV वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। DV मतलब चेंज इन वॉल्यूम या इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज होगा, चेंज कितना होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज का मतलब पॉजिटिव। तो जब DV पॉजिटिव होगा तो इट मीन्स DQ भी वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। सो अगर हमें यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर गैस को आइसोथर्मली एक्सपेंड करना हो तो उसके लिए उस पर्टिकुलर गैस पे हमें हीट सप्लाई करानी पड़ती है। DQ पॉजिटिव का मतलब हीट सप्लाई करानी पड़ेगी, ठीक है। फॉर आइसोथर्मली कंप्रेशन, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए आपको पता है कि चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज का मतलब DV यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जब DV नेगेटिव होगा तो DQ भी क्या आएगा, नेगेटिव। सो फॉर आइसोथर्मली कंप्रेशन गैस is to be compressed isothermally कब, when in amount of heat is removed, ठीक है, is removed from it। जब हम उस गैस से DQ अमाउंट की हीट को रिमूव करेंगे, नेगेटिव मतलब हमें वहाँ पे क्या करना है, उस हीट को ऐड नहीं करना, रिमूव करना है। रिमूव करके वहाँ पे उस गैस को हम आइसोथर्मली कंप्रेस कर सकेंगे। ओके।